हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपीएससी आरओ यादव की तैयारी कर रहे हैं, आज जो है हम लोग देखेंगे वीर योद्धा बैच में प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, 1 और 2 जो है आप लोग देख चुके हैं, और जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाके जो है प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। बहुत ही ढंग से और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्राचीन इतिहास में 5 प्रश्न हैं, लेकिन ये जो है देखिए, मैं बताता हूँ कि 25 प्रश्न होते हैं, लेकिन वो 100 प्रश्न के बराबर होते हैं, क्योंकि जब जो एग्जाम पॉइंट में मैं देता हूँ वो भी क्या है, एक प्रश्न ही है, बस उनको 60 फॉर्म में लिख दिया हूँ। या तो आसान है या वो जो है थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जहां आप लोग आराम से पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को। ठीक है, उस तरह से वैसे क्वेश्चनों को मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ठीक है, कैवल्य शब्द जो है कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख। तो यहाँ तो देख ही रहे हैं, उत्तर हो जाएगा बी की। कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। चूंकि टॉपिक वाइज है ये सेशन और प्रैक्टिस सेट्स भी है, मतलब कि क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है, तो दोनों आपको जो है कवर होगा, प्रैक्टिस भी होगी और आपका जो है टॉपिक भी कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। भगवान महावीर का जन्म जो है वर्तमान समय के बिहार राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। जन्म कहाँ हुआ है? बिहार राज्य के कुंडग्राम गांव में। बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का मुख्य मकसद यही था कि कैवल्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है उसके लिए कैवल्य की जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्बिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी, ठीक है, जिम्बिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? जिन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जिन शब्द जो है ये संस्कृत से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? संस्कृत के से आया हुआ है, जिसका जो है बाद में तोड़ के जैन शब्द बन गया। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या बताना आपको? भगवान विजेता, जंजीर से मुक्त या योग्य। विजेता, ठीक है, क्या उसका उत्तर है? विजेता, यानी कि जिन शब्द का अर्थ है विजेता। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन किससे बना है? संस्कृत के, ये संस्कृत का शब्द है जिन, इससे बना है जैन, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24। इसमें पहले वाले इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है। पहले जो है ऋषभ देव या आदिनाथ कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ऋषभ देव कहते हैं या आदिनाथ कहते हैं। अंतिम तीर्थंकर कौन है? अंतिम जो है महावीर स्वामी जी। अंतिम कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष जो है निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त होता? मोक्ष मतलब कि उन्होंने अपने देह को कहाँ पे त्याग दिया था? पावापुरी में, श्रवण बेलागोला में, सोनागिरी में, माउंट आबू में। पावापुरी में जो है भगवान महावीर ने को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे अपने शरीर को त्याग दिया था। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व, कब? 527 ईस्वी पूर्व, अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को देह को त्याग दिया। कब? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए किस सामूहिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। तो अंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है जैनियों द्वारा, वो अंग का प्रयोग किया जाता है। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जो जैन धर्म के सभी साहित्य हैं वो किस में लिखे गए हैं? ठीक है,
प्राकृत की विशिष्ट शाखा प्राकृत है, ठीक है, प्राकृत की विशिष्ट, एक प्राकृत भाषा भी है, उसकी विशिष्ट शाखा अर्ध मगधी, उसमें लिखा गया है। कभी कभी जो आएगा ऑप्शन तो प्राकृत आएगा, ठीक है, कि प्राकृत में, ठीक है, प्राकृति नहीं है, प्राकृत है, प्राकृत, प्राकृत भाषा के अर्ध मगधी में लिखा गया है, ठीक है। प्राकृत एक जो है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? जो भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं उनके संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अगम सूत्र और श्वेता सूत्र। तो अगम सूत्र कहा जाता है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को। अब देखिए, माउंट आबू सिरोही राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान है, ठीक है। माउंट आबू सिरोही जिला में है, ठीक है, राजस्थान में है, और वहाँ का मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म के लिए क्या है? पवित्र स्थान है। मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। किस जिले में है? तो सिरोही जिले में है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है विमल वासाही मंदिर है, ठीक है। चालुक्य के शासक भीमदेव प्रथम, ठीक है, भीमदेव प्रथम का कार्यकाल कितना था? 1022 से 1033 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। जो भीमदेव के सामंत थे विमल शाह ने, उसने इसको बनवाया था विमल शाही मंदिर को। भी क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। ये जो है दिलवाड़ा मंदिर का पार्ट है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा का, ठीक है। देखिए, मद निषेध तो करते ही थे, उसका तो विरोध करते ही थे, तो मद निषेध लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पंचायत का भी समर्थन करते थे, श्रम की गरिमा का भी समर्थन करते थे, लेकिन भारी उद्योग का वो समर्थन नहीं करते थे। ये तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उनका कहना था कि जैसा देश है वैसा सिस्टम होना चाहिए। अपना देश जो है अभी उसके लायक नहीं है कि यहाँ भारी उद्योग हो। यहाँ पे जो है ऐसे हों, ऐसे छोटे कुटीर उद्योग लगे कि सबको रोजगार मिल सके, सबका घर चल सके। महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसको? महात्मा गांधी जी को। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती आश्रम या फिनिक्स आश्रम? तो विश्व भारती आश्रम की जो है इन्होंने स्थापना नहीं की थी। बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। साबरमती आश्रम, गांधी जी ने गुजरात में एक आश्रम की स्थापना की 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर जो है गांधी जी ने स्थापना किए थे एक आश्रम का। बाद में 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा महाराष्ट्र 1936 में, ठीक है, इन्होंने खोला था। कब खोला था? सेवाग्राम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 1936 में इन्होंने इसको ओपन किया था, इस संस्था को। फिनिक्स आश्रम जो है डरबन में है। डरबन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। और 1904 में जो है इसको उन्होंने खोला था। फिनिक्स आश्रम को डरबन में दक्षिण अफ्रीका में है, 1904 में खोला था। विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। विश्व भारती जो कि ऑप्शन में गांधी जी द्वारा नहीं बनाया गया था, इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। अखिल भारतीय हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942, 1919, 1928, 1932। तो 1932 में जो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष जो है गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष जो है गांधी जी ने किसको बनाया था? घनश्याम दास बिरला को बनाया था। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। किसने? महात्मा गांधी जी ने
1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का क्या कर दिया, प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। और 32 में अखिल भारतीय हरिजन संघ को जो है ओपन किया इन्होंने, और अध्यक्ष किसको बनाया था, घनश्याम दास बिरला जी को। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया, 1922, 1916, 1912, 1920। 1916 में शुरू किया गया, और थोड़े दिन बाद जो है इसी साल में 1916 में ही एनी बेसेंट द्वारा भी होम रूल लीग की शुरुआत की गई। ठीक है, तो दोनों लोगों ने किया था। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा डोज के रूप में याद कर लीजिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो है महासचिव कौन थे, एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत जो है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसकी बात हो रही, सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, अरविंद घोष जी ने प्रतिपादित किया था, और इसी को अपना हथियार बनाया था बाद में महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसको जाना जाता है, सैयद अहमद खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य विनोबा भावे। अरविंद घोष तो उत्तर जाएगा, आचार्य विनोबा भावे को जो है भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। देखिए विनोबा भावे जो है, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में आरंभ किया गया था, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूमि आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, कब हुई थी, 1951 में की थी। देखिए इसमें इस सेशन में जो है 25 प्रश्न है, किससे 25 प्रश्न हैं, और 5 डिफरेंट अलग अलग विषयों से हैं। कृपया करके जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पे आते हैं, मूल अधिकारों पे हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि कितने मूल अधिकार हैं, 5, 6, 7, 8। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में 6 हैं। देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत 6 मूल अधिकार का उल्लेख है, और ये मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। याद कर लेना है इसको। ठीक है, संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। उस कौन कौन से हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब जो है 6 अधिकार हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार को निकालकर विधिक अधिकार की दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिकार हुआ था उसमें जो है मौलिक अधिकार में क्या था, संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसमें जो है 44वें संवैधानिक संशोधन में उसको हटा दिया गया और जो है विधिक अधिकार में इसको डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, किसको, मौलिक अधिकार को। अब देखिए मौलिक अधिकार में कुछ विशिष्ट पॉइंट हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता अथवा समानता के अधिकार, यानी कि कानूनी रूप से सभी जो है, यानी कि संविधान के सामने सब क्या है, बराबर हैं, सब क्या है, समान है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी कि कोई भी या राज्य जो है किसी के साथ धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उल्लंघन है, यानी कि छुआछूत जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का उल्लंघन, यानी कि कोई भी उपाधि आप लगा सकते हैं, शैक्षिक और मिलिट्री उपाधियों को छोड़ के जो राज्य सरकार देती है। ठीक है, जो राज्य देती है शैक्षिक और सेना संबंधी उपाधियां, उसको छोड़ के आप जो है कुछ भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं,
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे अलंघनीय और अस्थायी हैं, वे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, उत्तर हो जाएगा गलत पूछ रहा है। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय जो है इसके क्या करता है, रक्षा करता है, प्रत्याभूत करता है, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में हटा दिया गया था, जानते हैं, निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है, ये बिल्कुल सही है, और यह अस्थायी नहीं है, इसको जो है चेंज किया जा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा। 14 पे आते हैं, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के संविधान। तो उत्तर रेडी हो जाएगा, भारत के संविधान जो है सभी नागरिकों के लिए समानता के लिए आश्वस्त करता है। अभी आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 15 में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रस्तावना का भी डिटेल आप लोग देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा के अवसर की समानता है। समता है यानी कि समानता है। ठीक है, एक ही बात। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से, न्याय में, विचार में, सब में जो है समान है। राज्य जो है आपको समानता के अधिकार देती है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? राज्य के आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के केस में आपके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थापित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, स्थगित, मिसप्रिंट है, सॉरी, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर, ठीक है, और क्या किया जा सकता है, इसको स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। भारत का भूगोल पे आते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून, 23 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 20 से 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 20 से 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 20 से 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, देखिए 6 महीने का अंतर होता है छोटा दिन में और बड़ा दिन में। तो दिसंबर में याद कर लीजिए, बहुत ठंडी पड़ती है भाई अपने यहाँ, उस समय जो छोटा दिन होता है, और बड़ा दिन जो है 20-21 जून को होता है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है 82 डिग्री 23 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व में है, यानी कि जो भारत में पूरा समय की निर्धारण होता है वो इसी रेखा से होता है, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व से। यही क्या है? मानक मध्याह्न रेखा है। तो ये भी क्या है? बहुत बार पूछा गया, इसको भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन सा जो है भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, प्रायद्वीपीय भूभाग, समुद्री तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय भूभाग, वही गोंडवाना लैंड वाला पार्ट जब जाके टकराया था तो क्या बना था? हिमालय। हिमालय तो सबसे नवीनतम है, ये भी मैदान भी नवीनतम है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है प्रायद्वीपीय भूभाग वो क्या है? सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, क्या है? प्राचीनतम। इसको मैं पिछले कक्षाओं में बहुत बार जो है बता चुका हूँ। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। देखिए ये प्रश्न आता है कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए किस देश के बीच में विवाद है? तो भारत और चीन मत मार दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप था जिसको जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। वहीं से क्या होता है? प्रक्षेपण होता है मिसाइल वगैरह का। भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र जोन है। कितने क्षेत्र जोन है? 4 भूकंपीय क्षेत्र जोन है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ठीक है, जोन 5। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक वाला है। ठीक है, जोन 5 क्या है? सबसे खतरनाक है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों में
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? कौन सही है? बाकी सब गलत है, कौन सही है उसी चूज करना है। सिंधु का सुबनसिरी, कृष्णा का मांजरा, गोदावरी का कामिनी, अलकनंदा का पिंडारा। अलकनंदा का जो है पिंडारा सही है, बाकी सब गलत है। बाकी को बता देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? सुबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? सुबनसिरी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मांजरा है। गोदावरी की सहायक नदी मांजरा है। और कावेरी की सहायक नदी जो है काबिनी है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? काबिनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? जो भारतीय महासागर है, ठीक है, यानी कि जो अरब सागर हो गया, आपका नीचे हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, उसमें जो है कौन सबसे छोटा द्वीप देश है? द्वीप देश की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। तो मालदीव है, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं नीचे। मालदीव का क्षेत्रफल जो है 298 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका का 6,05,610 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस का 1,864 वर्ग किलोमीटर है। और मेडागास्कर का कितना है बताइए? 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री की बताना है आपको। आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है। तो जो है दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन। अंटार्कटिका क्या है? देखिए, ये पृथ्वी है, ये आर्कटिक है, ये है अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका है। दक्षिणी गंगोत्री जो है एक दो तीन चार और स्टेशन है, ठीक है, उसमें से दक्षिणी गंगोत्री भी है। तो यहाँ पे स्थित है। ये यहाँ पे जो अंटार्कटिका से संबंधित खोजों को करते हैं सब, ठीक है, यहाँ पे इसलिए स्टेशन बनाया गया है। दक्षिणी गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री जो है भारत की प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम है अंटार्कटिक शोध केंद्र। कौन? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध केंद्र जो है मैत्री है, 1989 में इसको स्थापित किया गया था। तीसरा शोध केंद्र जो है भारतीय है, वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। तो 1983 में कौन है? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और मैत्री 1989 में, और भारतीय जो है 2012 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अब विज्ञान पे आते हैं। रसायन विज्ञान से कुछ प्रश्नों को वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है? सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है? अणु, परमाणु, यौगिक तत्व। तो परमाणु कहलाता है, ठीक है। देखिए, परमाणु एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। परमाणु से बनते हैं अणु, ठीक है। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अणु से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। और तत्व से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है, हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटे कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है तथा यह पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, ठीक है। सूक्ष्मतम क्या है? अविभाज्य कण है। और ये जो है रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। आप लोग ने देखा होगा, ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ निवास करते हैं। बाकी जो है ये जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं। अब उसकी बात है कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि उसका जो है परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेगा। डाल्टन के आधुनिक परमाणु सिद्धांत का को जनक माना जाता है, ठीक है। डाल्टन साहब को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के बराबर है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको जो ढंग से इसको देख लेना है, याद कर लेना है। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों का मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंतरिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे नियान गैस है और आर्गन गैस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो है दोनों का भार जो है 1-1 kg है, जो भी है मान लीजिए, और यहाँ पे अलग नियान है 1 kg का, और आर्गन भी अलग kg का है, अलग है, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों जो है क्रियाशील गैस नहीं है और गैर अभिक्रियाशील, यानी कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जो यहाँ दाब पड़ेगा, दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है। जो इसके दोनों के जो साथ मिलाया गया है, हालांकि आपस में क्रिया नहीं करेंगी, इसके दाब के बराबर जो है इन दोनों का अलग अलग जो दाब का सम होता है। इसको किस को ने कहा था? एंटोनी लेवेजर ने, एमेडियो अवोगाद्रो ने, जॉन डाल्टन ने, रॉबर्ट बॉयल ने। तो उत्तर सही जाएगा, जॉन डाल्टन साहब ने इसको कहा था, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं? आंशिक दाब का नियम कहते हैं। जॉन डाल्टन साहब का इसको क्या कहते हैं? आंशिक दाब का नियम। 23 पे आते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या से निर्धारित होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या से निर्धारित होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के जोड़, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। उत्तर जाएगा परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, देखिए जितने परमाणु होते हैं मोस्टली केस में उतना ही जो परमाणु संख्या होती है। ठीक है, मैं दिखा चुका हूं कि परमाणु कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो है, परमाणु के प्रोटॉन की संख्या जो है ये परमाणु संख्या को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप क्या होता है? एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणुक भार। परमाणु क्रमांक तो सेम होगा लेकिन परमाणुक भार क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है हाइड्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 पे आते हैं। विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु भार जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होता है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? विभिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग हैं। देखिए अब उल्टा हो गया, आइसोटोप से अलग हो गया ये। ठीक है, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। क्या कह जाते हैं? समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समायुक्त। क्या कहते हैं? समभारिक। सम माने समान, भारिक माने भार, समान भार वाले। परमाणु क्रमांक तो अलग है लेकिन उनके भार क्या है? समान है। ठीक है, तो जो है कैल्शियम तथा आर्गन ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। दोनों का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे परमाणु क्रमांक कैल्शियम कितना है? 20 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 18 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइसोटोप के रासायनिक गुणों। आइसोटोप के रासायनिक गुणों क्या होता है? समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जो आइसोटोप होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान और भार अलग अलग आइसोटोप होता है ना, बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक सेम लेकिन भार अलग अलग आइसोटोप होता है, तो उनके रासायनिक गुण जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो इसी के साथ जो है कुछ और जान लीजिए इस पॉइंट में। वे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें उनके रासायनिक गुण भी समान होता है। ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।